नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार की स्थिति पर बात करने के लिए नेता नगरी के आज के अंक में हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स से जुड़े वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता नरेंद्र मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका नेता नगरी में। पहला सवाल, क्या बिहार में नवंबर में चुनाव होंगे? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि नहीं होने चाहिए। बाढ़ की स्थिति को संदर्भ में आलोक में रखकर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बाढ़ हर साल आती है, बदइंतजामी भी हर साल होती है, बिहार अनफॉर्चुनेटली उसका आदी भी हो गया है। लेकिन कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नवंबर में इस विधानसभा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने चाहिए। कोई भी प्रक्रिया लोगों की जान से नहीं है। आप पॉलिटिकल सर्कल्स में घूमते हैं, आपको क्या संकेत मिल रहे हैं नरेंद्र जी? अभी हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं तो इससे ठीक 1 घंटा पहले पूरी ऑपोजिशन की टीम चुनाव आयोग गई थी जी। वहां उनका सवाल चुनाव डेट बढ़ाने को लेकर नहीं था, मतलब संकेत वही था, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि अगर आप चुनाव कराते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज जमीन 2 गज दूरी वाला आप किस तरह से करेंगे, आपका जो अभी प्रिपरेशन किस तरह से होगा। तो आप जो कह रहे हैं ये अगर देखें तो 15 दिन पहले से चाहे जेडीयू थी चाहे बीजेपी, वो एकदम इस बारे में तय थी कि चुनाव होना ही है, कुछ भी होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर चीजें तेजी से बदल गई। उसका 2 बड़ा कारण आया है। एक जो बड़ा कारण आया कि एक जो देखा होगा पिछले 7 दिनों में जो बिहार में बहुत तेजी से केस आए और जिसमें बीजेपी के भी कई सारे नेता उसमें इफेक्टेड हो गए, स्टेट प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल। हाँ, और दूसरा जो खबर मीडिया में नहीं आई, जिसको जो उन लोगों को अधिक डराया, एक जो 2-3 ईवीएम जो ट्रेनिंग होती है, जो प्री एक्सरसाइज होते हैं, उसमें कई सारे केस मिले और उसमें एक टीचर का डेथ भी हो गया कोविड से, जो ईवीएम ट्रेनिंग में शामिल है। तो ये जो सारे प्री प्रैक्टिस जो चुनाव से पहले हो रहे हैं उसमें अब इन लोगों को डर लग रहा है। तो अभी वो थोड़ा सा बैक स्टेज आने की तैयारी हो रही है और एज ऑफ नाउ लग रहा है कि अब इलेक्शन टलने की संभावना अब ज्यादा लग रही है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं जानना चाहता हूं नरेंद्र जी से भी और राजदीप जी से भी, क्योंकि नेता नगरी के शूट से ठीक पहले राजदीप जी उन लोगों से बात भी कर रहे थे। ये चिराग पासवान के बयानों का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाए? इसकी 2-3 चीजें हो सकती हैं। या एक, चिराग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं कि भाई रामविलास पासवान नेता थे, अब एलजेपी का अध्यक्ष मैं हूं, बात सुननी होगी, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो। दूसरा, चिराग यंग है तो वो अपने आप को उस हिसाब से असर्ट कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी आलाकमान की उनको शय है कि इसके बहाने दे कैन कीप नीतीश कुमार इन चेक। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक बार्गेनिंग चिप की तरह है, कि एक प्रेशर ग्रुप है कि देखो आप ज्यादा बोलोगे तो आपके काउंटर के लिए हम चिराग को आगे लाएंगे। और फिर बीजेपी की तरफ से संजय पासवान का बयान आता है कि वो इकलौते पासवानों के नेता नहीं है। तो कुछ कहते हैं संजय जायसवाल, कुछ कहते हैं एनडीए के इंटैक्ट रहने के बारे में। चिराग पासवान के लगातार बयान आ रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, हम अपना फाइनल मत तो तब बताएंगे जब सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। तो अमित शाह ये तो अनाउंस कर रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी था। तो नरेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर राजदीप जी आपके पास आएंगे। जी नरेंद्र जी। देखिए, अगर चिराग की देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी पोजीशनिंग हुई थी जी उस चीजों को लेकर, और अंत में देखा होगा कि वो इनके साथ खड़े थे। अभी भी अगर आप बयानों को अगर देखेंगे, चिराग के बयानों को अगर देखेंगे तो उन्होंने लगातार जेडीयू पे सवाल उठाया है और बिहार में जो ओल्ड बीजेपी है, सुशील मोदी वाली जो बीजेपी है, उस पे सवाल उठाया है। कभी भी अमित शाह पे सवाल नहीं उठाया है और उनकी तारीफ की है, या बिहार की जो नई टीम है उनकी भी तारीफ की है, नंबर 1। दूसरा, ये चिराग को भी पता है और ये बीजेपी को भी पता है कि ये जो नीतीश हैं या लालू हैं, उनका एक युग खत्म हो गया है।
अभी तेजस्वी एक नए नेतृत्व में है। बिहार में बहुत बड़ी नेतृत्वहीनता या विकल्पहीनता बहुत अधिक है। बिल्कुल। तो इनको चिराग को कहा गया कि ये आपके लिए टेक ऑफ मौका है, अगर यहाँ टेक ऑफ कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो आना ही है इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए। तो उन्होंने देखा होगा बात बिहार की या इस तरह का जो भी शुरू किया, तो उनके लिए वो ऑफ रिकॉर्ड बात में कहते भी रहे कि इस साल नहीं लेकिन 2025 के लिए तो वही डिफॉल्ट में वही लीडर हैं। तो उनकी एक पोजीशनिंग बिहार के एक बड़े लीडर, एक छोटे एलाइज की तरह नहीं, उनको बिहार के एक समग्र नेता के रूप में भी इस इलेक्शन में पोजीशनिंग करने की है। लेकिन हालात बदले हैं जिसमें बीजेपी को भी नीतीश की जरूरत अब पड़ रही है। तो इससे थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है चिराग के लिए, लेकिन वो निकल जाएंगे। अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से वो निकल जाएंगे। आप नरेंद्र जी, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हश्र हुआ वो चिराग पासवान और एलजेपी का नहीं होगा, बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ में? क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार इग्नोर कर रहे हैं, विधान परिषद की सीट तक नहीं दे रहे हैं एलजेपी को। इसमें एक डिफरेंस है। जब उपेंद्र कुशवाहा का हश्र जब नीतीश कुमार ने जब किया था, तब नीतीश कुमार बहुत मजबूत थे और नीतीश कुमार का एक बिहार में एक वो था। अभी नीतीश कुमार का थोड़ा सा एक डाउनफॉल, एक जो गवर्नेंस कार्ड है या बाकी सभी हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ बिहार में जो विकल्पहीनता है, ठीक है बिहार में अभी एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है सब हिसाब से, लेकिन अभी जो हालात है उसमें उपेंद्र कुशवाहा वाली इनकी हालत होगी ये मुझे नहीं लग रहा है। किसी भी गठबंधन से अभी इनको उस तरह से खारिज करने की नौबत अभी मुझे नहीं लगता है वो स्थिति। जी राजदीप जी, देखिए जैसे आपने कहा, मैंने कुछ ही समय पहले चिराग पासवान जी का इंटरव्यू किया। एक नया प्रोग्राम आ रहा है इंडिया टुडे पर, इंडिया टुडे इंडिया टुमारो। पुराना प्रोग्राम है, नई सीरीज उसकी आ रही है, इसपे चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी थे। और मैंने ये सवाल जो आपने कहा वो पूछा कि आप मुख्यमंत्री एक दिन बनना चाहते हैं, इस बार प्रोजेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। तो चिराग ने कहा देखिए मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। रामविलास पासवान ने साफ कहा कि क्यों ना बने, चिराग पासवान जरूर बनेगा, मुझे मौका था मैं नहीं बना, लेकिन मेरा बेटा जरूर बन सकता है। देखिए मुझे लगता है ये सब प्रेशर टैक्टिक है, नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं वो उसका मकसद वो है कि नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए, नीतीश कुमार पर कितना दबाव, कितना प्रेशर लगाया जाए। मैं समझता हूँ ये इसका इंटेंशन है, चिराग पासवान को यूज किया जाए। जैसे हमने राजस्थान के इसमें कहा था, बीजेपी किसी दूसरे व्यक्ति या पार्टी को नहीं बनाना चाहती मुख्यमंत्री, लेकिन उसके जरिए एक तरह से नीतीश को थोड़ा तो कमजोर या मैसेज तो जाए कि बीजेपी के साथ एलजेपी पूरी तरह से, और एलजेपी भी कहता है हम बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। तो एलजेपी भी जान गया है कि हम भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एक तरह से अपनी एक पकड़, अपनी एक छवि बना दे बिहार की राजनीति में। और चिराग पासवान की उम्र भी कम है, तो उनको भी मौके पर चौका सब लगाना चाहते हैं। जैसे कहा गया कि उम्र तो तेजस्वी यादव की भी कम है, उम्र तो प्रशांत किशोर की भी कम है। विकल्पहीन देखिए विकल्प आज की तारीख में भाजपा या अब आज की तारीख में बिहार की राजनीति में क्या नीतीश, लालू, रामविलास पासवान, ये जो युग था, नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा, ये सवाल तो आएगा ही ना। तो हर चुनाव जो है एक तरह से देख रहा है कि अगली पीढ़ी को आगे कौन ले जाएगा। मैं नहीं समझता कि आप कह सकते कि चिराग पासवान को प्रोजेक्ट बीजेपी इस वजह से कर रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए मैक्सिमम सीट लाना चाहते हैं और भाजपा चाहती है कि नीतीश कमजोर हो ताकि ऐसी स्थिति ना आए जैसी महाराष्ट्र में आई चुनाव के बाद। तो ये मुझे लगता है सोची समझी चाल है। नीतीश को कमजोर, जितना कमजोर किया जाए उससे भाजपा को लगता है हमें एडवांटेज होगा। और उप मुख्यमंत्री बना दीजिए चिराग पासवान को। जी, जैसा नरेंद्र ने जिक्र किया। दूसरा सवाल मेरा आप दोनों लोगों से ये है कि नीतीश कुमार है ना, तो नीतीश कुमार जनता दल में थे, लोक के घटकों में थे, फिर जनता दल में थे, है ना। लालू के सबसे बड़े सपोर्टर थे 89-90 का जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें। फिर नीतीश धीमे धीमे किनारे होते हैं, जॉर्ज के साथ जाते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। और वो एक पॉलिटिकल लचीलापन भी था कि जिस मुंबई अधिवेशन में अटल जी को बतौर प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं कैंडिडेट, नीतीश वहां बतौर पर्यवेक्षक मौजूद थे समता पार्टी की तरफ से। अटल सरकार में मंत्री बनते हैं नीतीश, उसके बाद उनकी दावेदारी बनी रहती है। और जब वो सत्ता में आते हैं 2005 में,
तो उसके बाद से जो पहले 5 साल है सुशासन बाबू, काम भी होता है, छवि भी गढ़ी जाती है। लेकिन आज की तारीख में जो नीतीश कुमार है वो बस एक जिसको बोलते हैं ना सर्वाइवर एक्ट, एक पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइविंग है कि बस किसी तरह से हम सत्ता में बने। तब हमने एक निर्णय लिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो हम लालू यादव के सहारे सत्ता में थे, फिर हमने लालू यादव को छोड़ा तो हम नरेंद्र मोदी के सहारे सत्ता में हैं। ये जो हो गई है नीतीश कुमार की, इस पर आप लोगों की क्या राय है राजदीप? देखिए, आप देखिए जमाना कैसे बदलता है। 2014 में हम नीतीश कुमार को इस लेवल पर ले गए थे कि वो नरेंद्र मोदी को एक तरह से टक्कर दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टरियल कंटेंडर। ये भी एक चल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति हो और विपक्ष में, और उस समय नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा, तो नीतीश कुमार का नाम आ रहा था। 2015 में चुनाव आते हैं, नीतीश लालू के साथ जुड़ जाते हैं और बड़ी जीत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार ने उस समय अपने आप को या अपनी राजनीति को मिसकैलकुलेट किया, जब उनको लगा कि मैं पूरे एंटी मोदी फोर्सेस का एक तरह से एक चेहरा बन सकता हूं। और उन्होंने राजनीति ऐसी की कि वो बेसिकली रीजनल सत्रप है। ये जानिए आप, ये प्रॉब्लम क्या होता है, कब हम ये जो दिल्ली मीडिया है ना, हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कौन बनेगा नेशनल लीडर, कौन है विकल्प मोदी का। उसमें मुझे लगता है नीतीश जी को जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया। किसने प्रोजेक्ट किया था राजदीप जी? मीडिया के एक हल्के ने प्रोजेक्ट किया था और दूसरे लोगों ने किया था? बिहार की जनता ने तो उनकी दावेदारी को गंभीरता से लिया। 2000 चुनाव के नतीजे नहीं, यही तो मैं क्या सर, ये तो मीडिया जो होती है दिल्ली में बैठती है, वो अपना नैरेटिव बना लेती है कि मोदी बनाम नीतीश। मुझे मालूम है, हमने एक फंक्शन भी एक किया था जिसमें नीतीश कुमार को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि अगर कोई मोदी जी को टक्कर दे पाए तो वो है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश जी में कई खूबियां हैं, इस पे दो राय नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति से उभर कर आज की तारीख में नेशनल लीडर बनना आसान नहीं है। वो खूबियां 2015 से 2020 के बीच कभी नजर क्यों नहीं आई? बिहार नकारात्मक खबरों से वजहों से चर्चा में रहा। एक आप उदाहरण बता दीजिए, एक पॉलिसी, एक स्कीम जो नीतीश कुमार के लिए फेवरेबल रही हो। सिर्फ मीडिया को मैनेज करने से, पटना बेस्ड हेडलाइंस मैनेज करने से यदि आपकी छवि बनती तो फिर आप, या तो आपका 2005 से 10 का कार्यकाल झूठ था या 2015 से 20 का है। दोनों तो सत्य नहीं हो सकते एक साथ। सर, मेरी ये एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं कई सालों तक नीतीश कुमार की कंपैरिजन किन से हुई? उनके पहले जो थे लालू राज से हुई, कि कंपेयर टू लालू राज नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू है। वो हमें कम से कम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, रास्तों पर, बिजली पर, जो पहली सरकार नहीं करती थी। यही था ना नीतीश कुमार की जो। लेकिन अब तो 15 साल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, यही देखिए फर्क क्या हुआ। पहले 5 साल आप आए क्योंकि लोगों ने कहा कि बहुत हो चुका, जंगल राज है, लालू राज या जंगल राज, उसका आपको फायदा हुआ। उसके बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं लालू उभर कर नहीं आ पाए, नीतीश को एडवांटेज था, भाजपा के साथ आपने समझौता किया था, उसका उनको फायदा मिला 2010 में। और जो उन्होंने किया था 2005 और 10 में कुछ तो किया था। 2015 से 20 के नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? 2000 नरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट। हाँ बताइए राजदीप जी, 2015 से 2020 मौजूदा नीतीश कुमार कहां है? 2015 और 20 में प्रॉब्लम ये हुआ कि 2 साल तो पहले तो आपके लालू यादव, लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ जब आप एक तरह से अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने पुराने एक तरह से जितने बैटल्स थे उसको सेटल कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है जब नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के पास जाते हैं, आप एक कमजोर नेता होकर जाते हैं। यानी एक दिन आपने नीतीश कुमार ने मुझे लगता है इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इसी वजह से 2000 सर्वाइवल रह गया है सिर्फ। बिल्कुल सर्वाइवल। एक बार आप सर्वाइवल करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं, तो फिर आप कैसे बन सकते हैं सुशासन बाबू? नरेंद्र जी, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स, आप अगर मैं 2 चीजें कह रहा हूं। अगर आप 2005 में जब मैं पटना में था, मैं जब नीतीश जब पहली बार आए थे, आप 2005 से 2015 तक नीतीश कुमार बिहार में हमेशा एक नैरेटिव से चलते रहे। 2004 में आप जानते हैं कि बिहार एक जातियों से घिरा हुआ एक जाति पॉलिटिक्स होती है, जिसमें नीतीश की जाति 4 से 5% होती है, जहां पे यादव 17% और माई मिला के जो रहता था। तो नीतीश की अपनी जाति उतनी डोमिनेटिंग नहीं थी।
और 2004 में जो बिहार की जो छवि पूरी बिहार बनी थी, बिहारी शब्द का जो थोड़ा सा उस पर मजाक बनता था, तो मुझे याद है कि उन्होंने पहली यात्रा जो सबसे सफल की थी, जो नीतीश का टेक ऑफ पॉइंट था, वो बिहार अस्मिता यात्रा, बिहार प्राइड। तो 2004 में वो बिहारी जो शब्द है उसको लेकर, बिहारी प्राइड के लेकर वो गवर्नेंस में आए एनडीए का सपोर्ट बीजेपी के साथ। 2009 में वो आए सुशासन कार्ड से, 4-5 साल देखो मेरा रहा है, सुशासन नाम दिया। 2015 में जब आए तो वो मोदी का चैलेंजर में, तो तीनों बार उनके पास एक नैरेटिव था। इस बार उनके पास नैरेटिव क्या है कि भैया हमारा 15 साल छोड़ दो, तुम लालू का याद करो। पहली बार नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल कैरियर में बिना नैरेटिव के हो गए, उनके पास अब खुद के देने के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। वो नीतीश कुमार इस चीज को लालू का देखो या ये इस तरह की राजनीति वो कभी वो करने के आदी नहीं रहे। तो आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक मजबूरी थी कि अभी इस 5 साल के लिए उनको नैरेटिव उनको कहीं से दिख नहीं रहा है कि क्या नैरेटिव बनाए, तो वो बैक स्टेज में आ गए। और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में अगर हो भी रहा है तो वो मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ने चाहेंगे भी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर बिहार में किसी वोटर से आप 5 मिनट बात करते हैं, 300 सेकेंड हो गया, तो आपको 290 सेकेंड आपको बताएगा कि नीतीश कुमार किस तरह से फेल कर गए हैं, नीतीश कुमार से जो एक्सपेक्टेशन से खत्म हो गई हैं, नीतीश कुमार के बारे में सब बताएगा। और अंत में क्लाइमेक्स में आके 10 सेकंड में बताएगा लेकिन वोट किसको, तो नीतीश कुमार को मैं वोट देती। अभी हर बिहारी वोटर विकल्पहीनता है जी। एक बड़ी बात सौरभ जी, आप इतिहास देखिए, कौन सा वो उत्तर भारतीय राज्य है जहां एक व्यक्ति 15 साल से लगातार राजनीति कर रहा है मुख्यमंत्री से। मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 20 साल कंप्लीट किए हैं या 15 साल भी कंप्लीट किए। रमन सिंह ने किए पर छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। नहीं, हाँ, छत्तीसगढ़ में किए हैं। शिवराज सिंह चौहान 12 साल इस तरह के रहे हैं। किसी ने 15 साल, और उसके बाद अगर आप जीते तो 20 साल भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से एक पूरा जेनरेशन इसमें चला जाता है। और अभी भी अगर नीतीश कुमार की एक तरह से जो अभी कहा गया कि अभी भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। आज मैं समझता हूं अगर कोई विकल्प लोगों के सामने रखे बिहार में, पर वो उसके लिए समय लगेगा। उसके विकल्पों पे बात कर लेते हैं राजदीप। नरेंद्र जी, तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावनाएं क्या हैं? क्या ये एक नई जमात के नेता हैं जो ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हैं, जमीन पर कम, परिवार के आंतरिक झगड़े से घिरे हुए हैं, या वो लालू की तरह चैलेंजर बनकर उभर सकते हैं? क्या है आपका आकलन? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ वो ट्विटर जो भी हो उस पर जमीन पे भी जाते हैं, सब कुछ सक्रिय भी हो सकते हैं, वो आज की तारीख में वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए जो सबसे बड़ा जो बाधक उनके लिए पॉलिटिकल अभी जो बिहार की स्थिति में होगा, तो एक करवा सच है कि अभी एक जो उनका जो सरनेम यादव है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा जो टैग है, वो उनके लिए सबसे बड़ा होगा। वो अभी के हिसाब से वो लोग नीतीश के को छोड़ के वो वहां पे जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो लालू यादव का रिजाइम सिर्फ वही नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर एक जो डोमिनेटिंग इस कास्ट का जो रहा है, उसके अगेंस्ट में जो पोलराइजेशन दूसरी जातियों का, ओबीसी का, दलितों का जो होता रहा है, तो उसमें जो एक आपको 25-30% का जो बेनिफिट तुरंत मई समीकरण का मिलता है तेजस्वी को या आरजेडी को, तो फिर आगे जो अगेंस्ट पोलराइजेशन होता है उसका बड़ा नुकसान होता है, काउंटर पोलराइजेशन। हाँ, इसलिए हर चुनाव में आरजेडी एक अच्छी खासी वोट तो ले सकती है, लेकिन उसको स्ट्राइक लेकर, हाँ, अगर कांग्रेस आज की तारीख में बिहार एक मजबूत सहयोगी होती जिसका 14-15% वोट होता, तो आरजेडी फिर वहां से निकाल लेती। जैसे कांग्रेस सवर्णों के एक बड़े फोल्ड को आरजेडी फोल्ड में ला पाती, या खुद भी ले पाती, ओबीसी ले पाती जी, मुस्लिमों का बचा कुचा हिस्सा। आप एक चीज देखिए, जो राजीव सर ने कहा कि 15 साल नीतीश ने राज किया, उसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कभी भी आपने एक मिसाल नहीं देखा होगा कि एक 15 साल राज किया और उनकी पार्टी ने कभी 20 या 21% से अधिक वोट भी नहीं पाया, जेडीयू, तब भी वो राज किया। क्यों? इसीलिए वो मजबूरी है। वो जो 15-20% जो एक है वोट, वो नीतीश कुमार अपने साथ रैली कर रहे हैं, चाहे लालू गए उधर गया, वो अप्रूवन रिकॉर्ड है। तो वो जो 15-20% का जो एक चीज और आप देखिएगा, लोकसभा रिजल्ट में आप देखेंगे, लोकसभा रिजल्ट मोदी लहर थी, 40 में से 39 सीट जीती है वहां पे एनडीए ने, लेकिन वहां पे 2% नोटा वोट दिया गया, 14% गैर एनडीए गैर यूपीए को वोट दिया गया। मतलब जो एनडीए से वोट निकल रहा है वो यूपीए या आरजेडी को नहीं जा रहा है। अब ये भी मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, जैसे जी राजदीप जी,
नहीं, एक इसमें बड़ी बात ये भी है कि क्या भाजपा इतनी मजबूत हो पाएगी इस गठबंधन में इस बार कि वो एक तरह से डिक्टेट कर पाएगी नीतीश कुमार को। आज ये देखिए, ये तो बड़ा सवाल है ही नहीं कि कितनी वहां मरोड़ पाएंगे। चिराग वाले सवाल के संदर्भ में भी यही बात थी बार्गेनिंग चिप में। जो भी गठबंधन नीतीश कुमार ने हेड किया है उसमें एक तरह से स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में थी, है ना। लालू के साथ हो 2015 में या 2010 में भाजपा के साथ। इस बार सवाल उठ सकता है कि अगर एक बार स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ से निकल गई, फिर जो आपका वोट जो 15-20% से ऊपर नहीं जाता है उसका फायदा जो स्टीयरिंग व्हील चलाएगा वो करेगा। आज अमित शाह ने भले ही कहा हो समय की कमी है, मैं आप लोग रोकूंगा। 2 क्विक सवाल हैं। हर जगह बात होती है, एक चालू राजनीतिक मुहावरा हो गया है कि तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प, भी आपने भी 13-14% का जिक्र किया। इस तीसरे फ्रंट में कौन कौन आएगा? पप्पू यादव आएंगे, जीतन राम मांझी आएंगे। हालांकि मैं उनको एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर नहीं मानता, वो परिस्थितियों की उपज थे। नीतीश ने उनको क्रेडिबिलिटी दे दी एक पॉलिटिकल मुख्यमंत्री बना के, अदरवाइज बिहार के बाहर या उनके इलाके के बाहर कोई उन्हें नहीं जानता। लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना। तो ये उस वैक्यूम को क्लेमेंट कौन कौन है? ये प्रशांत किशोर की क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है? क्या कोई तैयारी है? फिर वो एक पोस्टर वॉर होता है अखबार में, पहले दिन पुष्पम प्रियम, क्या नाम है वो आ जाते हैं एकदम से क्लेमेंट बन के। तो आप इस तीसरे मोर्चे को कैसे देखते हैं नरेंद्र जी? नहीं, मैं देखिए तीसरा मोर्चा नहीं आएगा। जो होगा वो तीसरा मोर्चा ही असली मोर्चा हो जाएगा। मैं वो बात कह रहा हूँ। आप देखिए, अगर कहीं ना कहीं आरजेडी को इस इलेक्शन में, जो आप कह रहे हैं नीतीश की तरह ही, आरजेडी के लिए भी ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है। आरजेडी का जो मेजर चंक वोट देखते हैं उसमें से 14-15% मुसलमानों का भी वोट है। मुसलमान अभी इसलिए इनको दे रहा है वोट की, कहीं इसके अलावा किसको दे सकते हैं? ओवैसी की पार्टी लेकिन अब सीमांचल में दाखिल हो रही है धीमे धीमे। लेकिन वो जहां भी होगा वो उसका अभी उतना रेलिवेंस नहीं होगा अगर कोई दूसरा मोर्चा मजबूत हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी मोर्चा आएगा, अगर वहां पे जैसे कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं दूसरा मोर्चा, कोई भी तीसरा मोर्चा अगर वहां पे 13-14% वोट अगर अपने दम पे लाने की ओर दिखती है, तो ये जो मुसलमानों का बड़ा बंच होगा वो उधर शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, ये जो एक यूपीए का झगड़ा है बिहार में, इस पर भी बता दीजिए जरा कि ये आरएलएसपी और जीतन राम मांझी एक तरफ है, कांग्रेस से कह रहे हैं आप नेतृत्व करो, तेजस्वी कह रहे हैं हम सीएम फेस हैं। देखिए, कांग्रेस के एक ग्रुप का ये कहना है, उसमें बिहार में खास करके बिहारी लोगों का, कि वो स्पोर्ट्स का वो बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि जब मैच हारना ही होता है, जब पिछला 10 मैच लगातार हार ही रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का सामान्य नियम है कि हम लोग बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे, हम लोग टीम चेंज करेंगे। नहीं तो एक ही टीम से उतरे और हर बार वोट ले हारे और निकले घर जाए, फिर अगली बार वही टीम खेलेगी, वही उसी तरह खेलेंगे, वही तरह हारेंगे। तो कांग्रेस या बाकी दो दलों का कहना है कि भैया इस बार थोड़ा सा कुछ तो बैटिंग ऑर्डर में चेंज करोगे, बैटिंग ऑर्डर में लीडर नए लाओ, गठबंधन का स्वरूप बदलो। बीच में यहाँ तक आए कि मीरा कुमार ही क्यों नहीं बन सकती हैं, रघुवंश सिंह क्यों नहीं फेस बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा फेस जो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके कुछ तो आप रिसफल करेंगे, नहीं तो वही कुछ तो चेंज आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा जी? सर, ये राजदीप जी, क्या है तेजस्वी यादव का भविष्य? देखिए, मैं क्रिकेट की एनालॉजी लेता हूं। जब आपके पिताजी इतने बड़े बैट्समैन रहे हैं तो फिर आपको, क्योंकि तेजस्वी क्रिकेट खुद खेलते थे, आपके पिताजी इतने बड़े बैट्समैन रहे हैं जो अपने आप को हर जगह में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग करना चाहते थे, वह एक में पार्टी थी। तो आप करेंगे क्या? आपको देखिए, जिस तरह से नीतीश को एडवांटेज हुआ लालू के कंपैरिजन करके शासन के मामले में, उसी तरह से तेजस्वी को हमेशा लालू के साथ कंपेयर किया जाएगा। एंड इट इज नो कंपैरिजन। जो लालू ने जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई थी, जिस तरह से अपना अलायंस बनाया था, जो अपनी पर्सनालिटी थी, करिश्मा एक तरह से था, और तेजस्वी में ना वो दिखाई देता है, ना ऐसा लगता है कि उनमें वो क्षमता इस समय है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप तेजस्वी को प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर से नीतीश को वही फायदा होता है। अब बिहार की राजनीति जो आई थिंक ये जैसे सर अभी कहा गया, ये मैच वही है इतने सालों से। प्रॉब्लम बिहार की वही है कि मैच वही, प्लेयर वही। एक बेचारा लालू अब नॉन प्लेइंग कैप्टन है, जेल में बैठा हुआ है, लेकिन बाकी तो प्लेयर वही है। कोई स्थिति बदली नहीं है। कोई एक ऐसा राज्य हो जिसे मैं कहूं
स्टेटस को में फंसा हुआ है। बिहार में क्रांति की जरूरत है। अगर आप बिहारी होते, मैं आपसे कहता चले जाइए वहां जाकर राजनीति कीजिए। सौरभ भाई साहब हमको सब जगह भेजते हैं, हमको राजनीति नहीं करनी, हमको पत्रकारिता करने दीजिए। राजनीति। आखिरी सवाल नरेंद्र जी, who will be the face of BJP now 5 years down the line, 10 years down the line? वो कौन सी लीडरशिप है? सुशील मोदी नहीं है, नंद किशोर यादव नहीं है, उम्र के पड़ाव की वजह से जो आला कमान में नई भाजपा है, जो नया नेतृत्व, उसके लिहाज से वो कौन से 3-4 चेहरे हैं जिनको बीजेपी तैयार कर रही है? नरेंद्र, अभी जो सबसे आगे जो नाम बढ़ चुके हैं, जो बहुत ही स्थापित हो चुके हैं, वो नित्यानंद राय है। जो नित्यानंद राय, अमित शाह उनके साथ खगड़िया से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इससे पहले। अभी अमित शाह अपनी टीम में अब अगर उनको साथ रखा, गृह राज्य मंत्री बनाया और साथ में रहेगा, और वो उनको अभी लो प्रोफाइल रख रहे हैं, और वो एक वो अंडरडॉग है, बैकवर्ड कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से आते हैं, और वो सारे आइडियल में अभी के हिसाब से वो बहुत ही मतलब ये हिसाब से। बीच में ये भी आया कि वो बाकी रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, बहुत सारे नाम आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में नित्यानंद राय बिहार में सबसे आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से उनको बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने ग्रूम किया है, उन्हें हाल में ग्रूम भी किया है, वो हमेशा बिहार जाते रहते हैं, गृह राज्य मंत्री के हिसाब से उनको फेस भी किया जाता है। भूपेंद्र यादव भी उनको मानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भूपेंद्र यादव अभी प्रभारी महासचिव हैं बिहार के। हाँ, अभी 10 दिन रह के आए। इसी से सौरभ देखिए राजस्थान और बिहार में कंपैरिजन देखिए। राजस्थान में भी इसी तरह से अटकलें लगाई जा रही कि अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी जो वसुंधरा राजे का जो जनरेशन है उनको किनारे करके एक नया जनरेशन ला रहे हैं। यही बिहार में हो रहा है। इतने सालों से सुशील मोदी जो थे वो एक तरह से वाइस कैप्टन थे। अब वाइस कैप्टन को बदलने की अगर मौका मिले तो बीजेपी तैयार है। मुझे लगता है ये आप देखिए, अब अगले चुनाव में यू विल सी कंप्लीट अमित शाह नरेंद्र मोदी स्टैम्प, यानी जो जनरेशन प्री 2014 बीजेपी में कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से नंबर 1 नेता या नंबर 1 नेता उस राज्य का मानता था, वो धीरे धीरे किनारे हो रहे। शिवराज सिंह चौहान बच गए, हालांकि ये भी चल रहा है फिलहाल के लिए, नहीं बात तो यही मैंने कहा ना, फिलहाल के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा दावेदार बहुत हैं। देखिए, जो प्री 2014 बीजेपी के नंबर 1 नेता माने जाते थे किसी राज्य में, उनके लिए अब खतरे की घंटी, क्योंकि मुझे लगता है एक नई बीजेपी अमित शाह, नरेंद्र मोदी पोस्ट 2014 नेताओं में, जिसमें नित्यानंद राय बिहार में हो या गजेंद्र नहीं, राजदीप जी, दूसरी चीज ये भी है कि आप हर लीडरशिप को समय से दूसरी और तीसरी बात, जिसको हम बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, उस पर समय से काम करना शुरू करना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन इट। बातचीत में राजदीप जी समय की बहुत कमी है, अभी आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र जी, आप पूरी बातचीत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुशील मोदी ने कोई ऐसा कुछ तो किया नहीं जिससे वो डिजर्विंग नहीं है। बड़े देखिए, ऐसा है कि डेप्यूटी सीएम बनने से और पटना छाप राजनीति करने से और संगठन की राजनीति करने से आप पूरे बिहार प्रदेश के नेता नहीं बन जाते हैं। राजदीप जी, ये बात आप पूछ लीजिएगा कि सुशील मोदी कितने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े हैं, कितने जिलों में उन्होंने दौरे किए हैं। पटना छाप राजनीति है उनकी। नरेंद्र जी बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? सही कह रहे हैं।